Welcome back, dear students. Let's start our today's social science class of class 9th. Beta, yesterday we had started our first chapter of economics, that is the story of village Palampur, in which we had done the brief description of the village Palampur, as it is an imaginary village, and we had seen that how it is well connected with its neighboring areas, then total number of families, then how it is having a very good facility of electricity, medical facility, education facility, right? Then we had done the various factors of production, that is land, labor, physical capital. Physical capital हमने two types की थी, fixed and working, and the final one is the human capital. Today we'll do our next topic, that is farming in Palampur. In this we'll see that how from the fixed piece of land the people in Palampur tried to extract more and more production to increase their income. Here you can see it's written land is fixed. नो डाउट बेटा, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो फिक्स है. वी कैन नॉट इंक्रीज इट. एंड 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट अपॉन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. ये पालमपुर की यहाँ पे बात हो रही है कि मोर देन अबाउट 75% ऑफ पीपल वर स्टिल डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर. और 1960 तक क्या था कि दे हैव यूज्ड ऑलमोस्ट the maximum part of the land in Palampur for the agricultural purpose. ठीक है, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया था, शॉप्स थी या जो भी उनका काम था, उसको छोड़कर जो भी बाकी लैंड थी दैट दे हैड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. तो सिंस 1960 के बाद अब उनके पास कोई एरिया बचा ही नहीं था कि वो लोग क्या कर सके, उसको एग्रीकल्चर के लिए फर्दर यूज़ कर सकें. तो अब उनके सामने चैलेंज क्या था? उनके सामने चैलेंज था कि इसी ज़मीन, भाई अब तो मेरे पास और कोई ज़मीन बची ही नहीं कि मैं उसको यूज़ करके वहाँ पे अपना खेत बना सकूँ. ठीक है, तो नाउ द चैलेंज बिफोर देम इज़ हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. उनके पास ज़मीन वही है, अब उन्होंने क्या करना है, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है. अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? व्हाट दे हैड डन? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. अब ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है ना गांव की, तो वो कैसा गांव लग रहा है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कोई गांव हमें पालमपुर ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जैसा कोई गांव है. अब हम देखते हैं यहाँ पे किस किस तरह की फसलें होती हैं, लोग क्या करते हैं. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. मैंने अभी हमने आप डिस्कस किया है कि वो लोग क्या कर रहे थे, सारी ज़मीन वो लोग यूज़ कर रहे थे फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस बिसाइड्स द शॉप्स एंड रेजिडेंशियल एरिया. ओके, नाउ व्हाट दे वर डूइंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन को कौन सा सीजन बोला गया? खरीफ सीजन. तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे वर ग्रोइंग ज्वार एंड बाजरा. और यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे? ज्वार एंड बाजरा को वो लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? टू फीड देयर कैटल. ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर द रेनी सीजन. रेनी सीजन बेटा मिड जून में हमारा शुरू हो जाता है, सितंबर तक चलता है, सितंबर अक्टूबर तक. तो अक्टूबर से दिसंबर वो लोग क्या कर रहे हैं? आफ्टर द रेनी सीजन दे आर ग्रोइंग दे आर ग्रोइंग पोटैटोज. ओके, 2-3 months they are growing potatoes, and after the potatoes during the winter season, that is rabi season, they are growing wheat. ठीक है, तो 3 फसलें हो गई, 4 हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, पोटैटो हो गए, वीट हो गई. अब नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ लोग साथ में क्या करते थे, कुछ लोग वहाँ पर शुगर केन की भी खेती कर रहे हैं. शुगर केन यानी गन्ना. अब गन्ना कैसी फसल है जो पूरे एक साल में तैयार होती है, तो साल में एक बार वो लोग गन्ने की कटाई करके गन्ने से भी इनकम दे आर अर्निंग. ओके, अब वीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट दे वर डूइंग, वीट जितनी उनकी फैमिली कंजम्पशन थी अपने घर के लिए संभालने के बाद, व्हाट दे डिड, दे यूज टू सेल रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द मार्केट. जैसे आज भी किसान करते हैं, वो क्या करते हैं, वो गेहूँ, चावल, धान जिसकी भी खेती कर रहे हैं अपने घर के लायक रख के, बाकी हम लोग क्या करते हैं, वी सेल इट इन द मार्केट, राइट. तो वो लोग कहाँ पे, कौन सी मार्केट में बेचने जाते थे? उनकी अनाज मंडी कहाँ थी? रायगंज. और शुगर केन वो लोग कहाँ बेचने जाते थे? शाहपुर. ये आपके बेटा इंटरनल क्वेश्चंस में आ सकता है. वेयर दे यूज टू सेल देयर वीट, सरप्लस वीट, दैट इज रायगंज, एंड वेयर दे यूज टू सेल देयर शुगर केन, दैट इज इन शाहपुर. ओके, नाउ द मेन रीजन, अभी वो लोग इतने सारी खेती कर कैसे पा रहे थे, उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण था द अवेलेबिलिटी ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी. और वो इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर अच्छी क्यों थी? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी.
हमने पीछे किया था ना कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी समय पहले आ गई थी, तो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी के कारण पीपल स्टार्टेड यूजिंग द ट्यूबवेल्स। ठीक है, उन्होंने बोर्स लगवा लिए थे, ट्यूबवेल्स उनके खेतों में लग गए थे। अब ट्यूबवेल आ गए तो ऑफ कोर्स जो पुराना सिस्टम था पर्शियन व्हील्स, पुराना सिस्टम वो लोग क्या यूज़ करते थे, पर्शियन व्हील्स जो यूज़ करते थे वो रिप्लेस हो गए। और उनको किसने रिप्लेस कर दिया, ट्यूबवेल्स ने, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया। और अभी भी कुछ छोटे किसान जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत होते थे वो लोग अभी भी पर्शियन व्हील्स को यूज़ कर रहे थे, बट मैक्सिमम वर रिप्लेस्ड बाय द ट्यूबवेल्स। और लोगों को ये ट्यूबवेल्स का तरीका अच्छा क्यों लगा, क्या कारण था, बिकॉज व्हाट दे हैड रियलाइज्ड कि जो ट्यूबवेल्स हैं, इलेक्ट्रिक रन जो ट्यूबवेल्स हैं, दे कैन इरिगेट लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, कि वो कम समय में ज़्यादा लैंड पार्ट पे पानी पहुंचा देते हैं, ज़्यादा लैंड पार्ट पे क्या कर देते हैं वो लोग, सिंचाई कर देते हैं। द फर्स्ट ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे पहल किसने की, द इनिशिएटिव वॉज first taken by the government, and when the people started realizing its importance and the effect of the working of the tube-wells, then they started having their own personal tube-wells। लोगों ने अपने खेतों में अपने खर्चों पे भी ट्यूबवेल्स लगवाने शुरू कर दिए। एंड हुआ क्या, बाय द 1970s ऑलमोस्ट जो पूरी लैंड थी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द विलेज पालमपुर वॉज प्रॉपरली इरिगेटेड। वहाँ पे जो है हर खेत में पानी बहुत अच्छे से पहुँच रहा था। Now to grow more than one crop, अब यहाँ पे आपको एक टर्म दी हुई है, that is of multiple cropping। What is multiple cropping? To grow more than one crop on one piece of land during the year। एक साल में ज़मीन के एक भाग पर एक से ज़्यादा चीज़ों की खेती करना is called multiple cropping। Growing more than one crop on one piece of land during one year or during a particular year is known as multiple cropping। Now it is the most common way। ये तो पहला तरीका था, सबसे कॉमन तरीका था जो कि वहाँ के लोगों ने निकाला, कहाँ के, पालमपुर के। तो वहाँ के लोग जो पहला तरीका निकाला सेम फिक्स्ड लैंड से ज़्यादा इनकम अर्न करने का, वो था उनका मल्टीपल क्रॉपिंग। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे 2 क्रॉप तो सभी लोग उगा ही रहे थे, पर कुछ फार्मर्स ऐसे भी थे, लार्जर फार्मर्स हम लोग कह सकते हैं, those who were growing more than 2 crops during the year, they were growing 3 or 4 crops during the year। Now the next is, you have seen that the one way of increasing production from the same land is by multiple cropping, जो हमने भी पीछे डिस्कस किया। Now what is the other way, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था by using modern farming methods। अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या थे, हमने जैसे अभी ट्यूबवेल्स किया, वो क्या था, वो एक मॉडर्न टेक्निक है। तो किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते थे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। और ऐसा ही जो है पालमपुर के लोगों ने भी किया। पालमपुर में भी लोगों ने न्यू मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की। ओके, एंड व्हाट डिड दे रियलाइज कि इन मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके जो उनकी प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। और मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन। यू कैन सी हियर ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ के लोगों ने यूज़ की। अब ये जो इंक्रीज हुआ बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट वाज हैपेंड इन द लेट 1960s। और अगर मैं पर्टिकुलर ईयर्स की बात करती हूँ बेटा, इट वाज 1967 एंड 68 जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों, खेती में अचानक से बदलाव आना, देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉपिंग और द फूड ग्रेन्स। और उसमें भी बेसिकली 2 कौन से फूड ग्रेन्स थे हमारे, व्हीट एंड राइस। एंड वाई इट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। अब वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी क्या थी, आप देखेंगे यहाँ पे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, डीजल जो वो लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फिर देन न्यू मशीनरीज में आप ट्रैक्टर्स, रिपर्स, हार्वेस्टर्स, फ्लोइंग मशीन्स आ गई थी। तो इन सारी चीज़ों की अब क्या होगा, एक तो हम लोग अपने बैल को या बुल्स को यूज़ करके हम लोग लेवलिंग कर रहे हैं लैंड की, और हम लोग ट्रैक्टर्स के थ्रू कर रहे हैं। एक हम लोग फसलों की हाथ से कटाई कर रहे हैं और एक हम लोग मशीन से कर रहे हैं। ऑफ कोर्स काम तेज़ी से होगा।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्मर्स इन पालमपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ एंड इन सम अदर स्टेट्स आल्सो स्टार्टेड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। इसके कारण भी क्या हुआ, वहाँ के लोगों की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई। और इम्पैक्ट देखो क्या रहा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ये इनिशियली, अब अगर हम लोग बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन इम्पैक्ट एरियाज कौन कौन से थे, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। मेन फसलें कौन सी थी हमारी, वीट एंड राइस। ओके, एंड कॉजेज क्या थे, मतलब हुआ क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो ये तीन चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि स्टेट्स जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला दैट वाज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फसलें कौन सी थी हमारी, वीट एंड राइस, एंड कॉजेज हमारी मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग पालमपुर की बात करते हैं, पालमपुर में जब ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई तो देखो कितना चेंज आया वहाँ पे। व्हाट वाज द चेंज कि जहाँ पर पहले दे वर एबल टू ग्रो ओनली 1300 kg पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में दे वर बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल सीड्स दे वर एबल टू ग्रो ओनली 1300 kg ऑफ वीट। वहीं पर आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन या आफ्टर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दे वर एबल टू ग्रो 3200 kg पर हेक्टेयर। तो आप देखो 1300 से वो 3200 पे पहुंच गए। तो इट इज़ रियली अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो इतनी जब प्रोडक्शन बढ़ गई तो ऑफ कोर्स उनकी इनकम पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अब उनके पास मार्केट में घर की कंजम्पशन तो बढ़ेगी नहीं, घर की कंजम्पशन तो उतनी रहेगी। तो क्या होगा, अब जो उनकी मार्केट में सेल करने वाला जो पार्ट था वो बढ़ गया, उनकी जो सरप्लस वीट थी वो इंक्रीज हो गई। अब ज़्यादा बेचेंगे तो इनकम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे सम क्वेश्चंस आर गिवन हेयर। दिस क्वेश्चंस यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फाइंड आउट और राइट डाउन देयर आंसर्स. These questions we will discuss in our live Zoom class. Okay, so I hope the topic till here is clear to you all. We'll do our next topic in the next class. Till then, take care and bye.